गांधी जी पेशे से वकील थे। जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ा तो वहाँ भी श्वेत और अश्वेत का झगड़ा था, उसके विरुद्ध गांधी जी वहाँ सक्रिय रहे और गांधी जी वहाँ कई सारे आश्रम की स्थापना की और खासकर जो काले लोग थे उनके विरुद्ध मजबूती से लड़ा। लेकिन जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आते हैं तो यहाँ जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था उसके विरुद्ध गांधी जी यहाँ के माहौल को समझते हैं और माहौल को समझने के लिए उनके राजनीतिक गुरु उन्हें हेल्प करते हैं और वो अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं आगे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं या फिर 9 फरवरी 1915 को या 9 मार्च 1915 को या फिर 9 अप्रैल 1915 को। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी जब केस लड़के वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं वह 9 जनवरी 1915 को आए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि आधुनिक भारत का इतिहास में जो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से संबंधित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में हमने पहले ही कहा है कि गांधी जी ने कई आश्रम की स्थापना किए हैं, तो वहाँ उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, फिर उसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन है, फिनिक्स आश्रम है और साबरमती आश्रम है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो ये है संबंधित है वो नटाल इंडिया कांग्रेस भी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, उसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन भी वहाँ से संबंधित है, फिनिक्स आश्रम भी संबंधित है। लेकिन साबरमती आश्रम जो है गांधी जी जब भारत आते हैं तो यहाँ गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, यानी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किसने महात्मा कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, सरदार पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर एनी बेसेंट ने। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सबसे चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी को जो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, गांधी जी जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद जो है जो गांधी जी को महात्मा कहा है सबसे पहले वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका संबंध जो है बंगाल से है और इन्होंने दो राष्ट्रों के लिए जो है राष्ट्रगान लिखा है। एक भारत के लिए हमारा जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है और बंगाल विभाजन के समय जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बंगला, जो आज के डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। महात्मा गांधी को सबसे पहले उन्होंने ही महात्मा कहा था और तो इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष गांधी जी से संबंधित है? ये चंपारण सत्याग्रह या अहमदाबाद का मिल मजदूर और खेरा सत्याग्रह। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष गांधी जी से संबंधित है? तो ये सभी के सभी संघर्ष जो है गांधी जी से संबंधित ही संघर्ष है। यानी गांधी जी जब भारत लौटे हैं तो सबसे पहले जो है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद जो है अहमदाबाद के मिल मजदूर का सत्याग्रह है, फिर खेरा सत्याग्रह है। तो ये तीनों सत्याग्रह जो है वो गांधी जी से संबंधित है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ना होकर के इनमें से सभी ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी ये सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये सभी जो है वो गांधी जी के ये से संबंधित है, गांधी जी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किसके कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे? 1917 में जब चंपारण गांधी जी आए थे और ये जो है पहला गांधी जी का समझिए तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब भारत लौटे हैं 1915 में तो उसके बाद गांधी जी जो है अलग अलग
कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में हिस्सा लिए और फिर अलग अलग जगहों पर गांधी जी स्थिति को समझ रहे थे। तो उसी बीच जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, कल ये लखनऊ का एक बहुत फेमस अधिवेशन है, क्योंकि उसी अधिवेशन में जो है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें गांधी जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संबंध अच्छे हुए थे तथा कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद जो है उस अधिवेशन में गांधी जी भी हिस्सा लिए थे। तो वहाँ उसके बाद गांधी जी से जो मिल करके गांधी जी को अपनी समस्या बताए हैं वो है राजकुमार शुक्ल। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है चंपारण से आए हैं, जहां हम किसानों को मजबूर किया जाता है नील की खेती करने पर, और 3/20 यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में हम लोग को नील की खेती करना पड़ता है। और इसीलिए गांधी जी यहाँ आए थे, और गांधी जी यहाँ आए तो उसके बाद जो है गांधी जी का वो पहला सत्याग्रह था और इसमें सफलता मिली। उसके बाद गांधी जी जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट एक्ट जिसको जो है रॉलेट एक्ट नो अपील नो दलील वाला जो कानून है 1920 ईस्वी में। तो याद कीजिए कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होगा, गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। उसके बाद है खेरा सत्याग्रह 1918 में, जो कि करेक्ट आंसर है। उसके बाद है रॉलेट एक्ट, जो कि 1920 नहीं बल्कि 1919 में आया है, और इसी के विरुद्ध जो है यह काला कानून, इसी के विरुद्ध जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे, जिस पर जनरल ओ डायर की सेना ने गोली चला करके निहत्थे लोगों को पर जान ले लिया था, हजारों लोग उसमें मारे गए थे। तो ये जो है गांधी जी यानी सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है कि रॉलेट एक्ट जो है यह सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा कानून जिसके तहत जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे और उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा कानून था जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए जो है भारतीयों को जेल में डाला जाता था और जब चाहे जो है उसको जेल में डाल दिया जाता था। नो अपील नो दलील नो वकील जो है इसमें कहलाता था। तो ये आर्म्स एक्ट है, रॉलेट एक्ट है, या दोनों है A+B, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि यह रॉलेट एक्ट था, जो कि 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, और इसी के तहत जो है नो अपील नो दलील नो वकील, बिना चाहे किसी को भी मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। यह रॉलेट एक्ट था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 जनवरी 1919 है, 13 मार्च 1919 है, 13 अप्रैल 1919 है, या 13 मई 1919 है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह बैसाखी का दिन था। जो त्यौहार है बैसाखी का त्यौहार पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में किसानों के द्वारा मनाया जाता है। यह फसलों का त्यौहार है। जैसे केरल में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार से यह कृषि का त्यौहार पंजाब में और हरियाणा क्षेत्र में बैसाखी का मनाया जाता है। तो यह 13 अप्रैल का दिन था और 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी और उन्हीं के लिए जो है जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में स्थित है, एक शांतिपूर्ण सभाएं चल रही थी और उस सभा पर जनरल ओ डायर जो है सेना के साथ पहुंच गए और उन निहत्थे लोगों पर उन्होंने लगातार जो है गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मर गए। उसमें एक कुआं है, जब आप जाएंगे जलियांवाला बाग देखने तो उसी के बीच में कुआं है। बहुत सारे लोग अपनी गोली से मरने के बजाय कुआं में कूद करके जान दे देते हैं। तो इस प्रकार जो है सबसे बड़ा नरसंहार कहिए उस वक्त का ये जलियांवाला बाग था। और इसकी जांच करने के लिए जो है अंग्रेज सरकार ने हंटर कमीशन जो है नियुक्त किया था और उसने जनरल ओ डायर को ही सही ठहरा दिया था। तो उन्होंने कहा कि जनरल ओ डायर ने गोली ही नहीं चलाया है। तो अब ये उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो वो जैसे चाहते थे करते थे। तो उस वक्त जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट जानने के लिए कौन कमीशन ये किया गया था? हंटर कमीशन। आपको इस वीडियो का एक एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न जो हमारा एक है लेकिन हम उसके बारे में विश्लेषण में ऐसा बता रहे हैं कि उससे रिलेटेड दसियों प्रश्न आप करके आएंगे। जैसे जलियांवाला बाग की अगर बात करें
तो जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही थी किनके लिए, तो डॉक्टर सैफुद्दीन और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। कब हो रहा था, तो बैसाख का दिन था, बैसाखी पूर्णिमा का जो बैसाखी त्यौहार है उसका दिन था। दूसरी बात की जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था, तो जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब हुआ तो उसके विरुद्ध कौन सा कमीशन गठित किया गया था, तो हंटर कमीशन। इस प्रकार हर एक प्रश्न में विश्लेषण से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे, आप उसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी, तो इसको पीछे हम लोग चर्चा किए हैं, तो यहाँ अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि जलियांवाला बाग में जो गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध सभाएं चल रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था, हंटर आयोग, बलवंत राय समिति, अस्थाई समिति। तो अभी पीछे इस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं जब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहे थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने जो कमेटी गठित किया था उसका नाम था हंटर आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो उसके विरुद्ध लोग जो है इतने ये हो गए थे कि एक समझिए तो बहुत बड़ा आंदोलन उसके विरुद्ध जो है शुरू हुआ। उसको असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसमें जो है लोग इतने तकलीफ दे था, इतने लोग मारे गए थे, इतना बड़ा जनसंहार था, नरसंहार था वो, कि उसके विरुद्ध जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको सर नाइट की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो लौटा दिए और पूरे देश स्तर पर जो है एक आंदोलन छिड़ा, उसको असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसी वक्त असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी वक्त भारत में जो एक और आंदोलन सक्रिय था वो था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में आपस में बैठ करके ये किए थे ताकि उससे हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा मिला था और ये एक आंदोलन जो है ये रूप लिया। लेकिन आगे चल के गांधी जी फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। हम सारी बातें डिटेल्स में आपको बताएंगे, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ है 12वां का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि वो 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। 13वां नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 में, नागपुर विशेष अधिवेशन 1920 में, या फिर अमृतसर अधिवेशन 1919 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 13वां का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कांग्रेस का हर वर्ष एक अधिवेशन होता था और भारत के हर अलग अलग इलाके में होता था, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो जाती थी या कुछ इस प्रकार की बात होती थी जहां ये करना आवश्यक पड़ता था तो कुछ विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो ये जो ये है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ है 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि नागपुर के अधिवेशन 1920 में जो है इस बात को पारित किया गया था और कि हम लोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता हैं। खिलाफत आंदोलन जो है चल रहा था कि तुर्की में जो खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया था उसके विरुद्ध यहाँ भारत में लोग जो है ये कर रहे थे, भारतीय मुसलमान खास करके खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध जो है खिलाफत उस फैसले के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। तो उनके नेता कौन थे, उनके नेता थे संबंधित नेता इसमें से नहीं है, उसमें शौकत अली है, इनायत अली है और मोहम्मद अली है। तो इसमें जो संबंधित नेता नहीं है या इनमें से कोई नहीं, 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि खिलाफत आंदोलन के जो है संबंधित नेता नहीं है वो इनायत अली नहीं है। आगे भारत में एक और आंदोलन चला है जो पहले ही चला है, इसे इनायत अली और विलायत अली, ये दोनों अली बंधु ही हैं, ये वहाबी आंदोलन के नेता हैं। और शौकत अली और मोहम्मद अली ये खिलाफत आंदोलन के नेता, याद रखेंगे दोनों में अली बंधु ही है। खिलाफत आंदोलन में शौकत अली, मोहम्मद अली, और वहाबी आंदोलन में इनायत अली और विलायत अली, ये दोनों भाई अली बंधु जो है। ये खिलाफत आंदोलन में शौकत अली, मोहम्मद अली, और वहाबी आंदोलन में इनायत अली और विलायत अली हैं। तो इसमें जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है वो इनायत अली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन कब हुआ, 17 अक्टूबर 1919 को,
23 नवंबर 1919 को, 20 जून 1920 को या 30 मार्च 1919 को। 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि दिल्ली में जो खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 23 नवंबर 1919 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह किए थे महात्मा गांधी। अगला सवाल है हमारा कि दिल्ली में आयोजित खिलाफत आंदोलन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? ये मौलाना आज़ाद, शौकत अली, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो है ये दो अली बंधु ये तो प्रमुख नेता हैं इसके खिलाफत आंदोलन के, ये प्रमुख हैं, प्रमुख रूप से जाने जाते हैं शौकत अली और इनायत अली, मोहम्मद अली। और मौलाना आज़ाद जो है उस वक्त ये उतना सक्रिय रूप में आगे आते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में बनते हैं। लेकिन जो उस आंदोलन की खिलाफत आंदोलन की अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए हैं वो किए हैं महात्मा गांधी ने। और इस आंदोलन के फलस्वरूप जो है वो एक हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा भी मिला है और इस तरह से और जो असहयोग आंदोलन है वो बहुत मजबूती बना पाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय कौन सी उपाधि लौटा दी थी? गांधी जी को भी बहुत सारा उपाधि दिया गया था, तो उसमें से गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसरे हिंद की उपाधि, जुलू में युद्ध पदक या बोअर पदक या इनमें से सभी। तो जो ये हुआ गांधी जी को जो दिया गया था और ये सारे उपाधि गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिए थे। केसरे हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक, ये जितनी भी उपाधि गांधी जी को दिया गया था वो सभी को गांधी जी उस वक्त असहयोग आंदोलन के वक्त वापस लौटा दिए थे। अगला है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? लेकिन असहयोग आंदोलन ठीक ठाक से चल रहा था, अचानक गांधी जी वापस ले लिए, क्योंकि गांधी जी जो थे वो लगातार अहिंसा में विश्वास रखते थे और वो ये कहते थे कि हम किसी भी प्रकार से हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ेंगे और उनका ये मानना था कि हिंसात्मक ढंग से हम इस आज़ादी की लड़ाई को जीत भी नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो है लगातार जो है अहिंसात्मक ढंग से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी बीच जो है एक घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जहां एक थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। यह घटना है 1922 ईस्वी की, जिसको जाना जाता है चौरी चौरा कांड के नाम से। तो इस घटना के पश्चात जब चौरी चौरा कांड हुआ, उस घटना के पश्चात जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद काकोरी कांड है, फिर केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंकने की घटना है, लेकिन पहले जो है यह चौरा चौरी का घटना है जिससे गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि चौरा चौरी की जो घटना हुई है यह कब हुई है? तो 1922 में किस तिथि को हुई है? 5 फरवरी 1922 को हुई है, 12 फरवरी 1922 को हुई है, 10 मार्च 1922 को हुई है या 15 अप्रैल 1922 को हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि चौरा चौरी की जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को हुई है। याद रखेंगे सभी साथी कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो ताशकंद में जो हुआ है। 20वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो 1920 ईस्वी है। भारत में 1925 ईस्वी आएगा। यहाँ ये ताशकंद की बात हो रही है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 ईस्वी यहाँ सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह का संबंधित राज्य कौन सा है? ये उसी समय का एक विद्रोह है मोपला विद्रोह। इसका संबंधित राज्य केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है या फिर उड़ीसा है जी। 21वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है मोपला विद्रोह का वह है केरल राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि कांग्रेस का गया अधिवेशन उसी वक्त हुआ था। ये आज़ादी की लड़ाई की अभी हम लोग 1915 से लेकर के 25 तक के बीच की घटनाओं को देख रहे हैं। अगला वीडियो आपको मिलेगा वो 1925 से, और जल्द ही आपको आज से कल तक में ये 1947 तक की तमाम घटनाओं पर वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा, ताकि आपके कोई भी प्रश्न न छूटे। खासकर जो अभी स्टेट के प्रश्न आने वाले हैं उससे भी क्वेश्चन किसी प्रकार के नहीं छूटे। अगला है कि कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है यह अध्यक्षता कौन किए थे? तो कांग्रेस का वैसे तो बिहार में 2 प्रमुख अधिवेशन हुआ है, एक 1912 में हुआ है
12 से याद रखिएगा बांकीपुर जो कि पटना में है, और उसकी अध्यक्षता किए थे वो अंबिकाचरण मजूमदार जी किए थे। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ है वो 1922 में हुआ है। कांग्रेस का जो गया का अधिवेशन है यह कब हुआ है, तो ये इसकी जो ये है ईस्वी है वो 1922 है। और अध्यक्षता जो किए हैं वो CR दास यानी चितरंजन दास के द्वारा कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हालांकि एक तीसरा अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है 1940 में, लेकिन वो अधिवेशन अब बिहार में रहा नहीं, वो जगह जो है अब चला गया है झारखंड में। तो अगर संयुक्त बिहार की बात होगी कि बिहार और झारखंड जब सम्मिलित था तो 1940 में भी एक अधिवेशन हुआ था उस वक्त, तो वो जो है अब झारखंड में जगह है और उसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, 23वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। तो गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं यह कह करके कि हम किसी प्रकार के हिंसात्मक लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं, तो गांधी जी से सब कोई नाराज हो गए थे। सबका कहना था कि ये असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी को नहीं लिया जाना चाहिए था। चौरा चौरी कांड एक अलग बात है, लेकिन असहयोग आंदोलन चलते रहना चाहिए था, लेकिन गांधी जी वापस ले लिए थे। तो उससे गांधी जी के, हालांकि ये लोग भी जो है कांग्रेस में ये थे और नरम दल के ही नेता थे, लेकिन फिर भी ये लोग जो है एक अलग पार्टी की स्थापना किए थे, स्वराज पार्टी का, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास मुख्य रूप से मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। और वो किए थे 1923 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब होता है। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि यह 1919, 20, 21 या 22 में आते हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आया था वो आया था 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वराज पार्टी के संस्थापक में शामिल नहीं है। अभी हम पीछे कहते हैं कि 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है उसमें जो शामिल हैं वो हैं मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। तो इसमें शामिल कौन नहीं है, तो शामिल जो नहीं है वो है हमारे बिहार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि यंग इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है, तो यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की है। अनहैप्पी इंडिया, गीतांजलि, आनंद मठ, इनमें से कोई नहीं जी। 27वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है या गीतांजलि जो है इनकी प्रमुख रचना है और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इनका जो सबसे करेक्ट आंसर है 27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड हुआ जिसमें ट्रेन में जो है चलती ट्रेन को रोक करके और उसमें से जो भी हथियार थे वो लूटा गया था, जिसमें प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का नाम आता है। तो ये जो 28वां नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी कांड, तो काकोरी कांड नामक जो घटनाएं घटी है इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 1925 में यह घटना घटी है जिसमें काकोरी स्टेशन पर जो है ट्रेन को रोक करके उसमें से तमाम तरह के हथियार को लूटे गए थे और बाद में इन लोगों को पकड़े जाने पर फांसी की सजा दे दी गई थी। इसमें प्रमुख नाम जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाकुल्ला खान है, रोशन लाल है और भगत सिंह है। तो 29वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये ऊपर के जो तीन हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन लाल, ये सभी काकोरी कांड में सम्मिलित थे और जो नहीं थे उस कांड में वो भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह को बाद में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना और जो है तो इसके लिए जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि काकोरी कांड में जो शामिल नहीं है, 29वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन शामिल नहीं है, तो भगत सिंह उसमें शामिल नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 30वां नंबर प्रश्न है। इसकी स्थापना 1925, 1928, 1930 या 1932 में हुई है। तो इसकी जो स्थापना हुई है वह 1928 में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है, उसका जो उद्देश्य है वो किसके लिए है? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर हुआ। दूसरा है कि काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दमन की नीति थी उसके विरुद्ध था, या फिर भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति में उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो जो सबसे सही उत्तर है, अगर कूट मिलाया जाए तो ऊपर के तीन, कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो वो भी एक कारण था। दूसरा था कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसका उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार का जो दमन नीति था उसका विरोध करना। ये कोई कहीं से कोई आशय नहीं था कि हम अपने प्रशासन को लेकर के अनुभव प्राप्त करें, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1, 2, 3 है, चौथा उसमें सही उत्तर नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन जो है बाबू जगजीवन राम ने किया है, रामलाल शाह ने किया है, या फिर श्री कृष्ण सिंह ने किया है। जी 32वां नंबर सवाल का सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि बिहार में जो स्वराज दल का गठन है वो श्री कृष्ण सिंह ने किया है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कौन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है लखनऊ समझौता, फिर है स्वराज दल की स्थापना, फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो हम सभी जानते हैं कि जो सबसे पहली घटना है इन सभी में वो ये है कि लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तथा कांग्रेस के जो नरम दल है और गरम दल है, दो दल जो है कांग्रेस का, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में वो लोग अलग हो गया था, नरम दल और गरम दल, तो उनके बीच भी समझौता हुआ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ, 1916 में हुआ। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई है, लेकिन उससे पहले हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पहला के बाद आंसर होगा तीसरा, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड उससे पहले हुआ है। तो पहला के बाद तीसरा होगा 1919 में, और उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है 1919 के बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है, और अंत में स्वराज दल का गठन है। यानी पहला पहले है, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, फिर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो सबसे पहली घटना है वो लखनऊ समझौता है, उसके बाद जलियांवाला बाग है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है, उसके बाद स्वराज दल की स्थापना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है, एओ ह्यूम को जाना जाता है, या फिर चित्तरंजन दास को जाना जाता है, या मोतीलाल नेहरू को जाना जाता है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि देश बंधु के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो हैं चित्तरंजन दास, जो CR दास के नाम से हम लोग जानते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1920, 1928, 1926, 1930। 35वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि साइमन कमीशन जो भारत आया है वह 1928 को आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ उनका पुरजोर विरोध हुआ था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। हम लोग जो है ये लगातार प्रश्न का सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे कि 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य पहुंचे थे। कहाँ आया था? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या दिल्ली? तो 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन का सभी सदस्य भारत पहुंचा था वो पहुंचा था भारत के मुंबई शहर में,
यानी इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि वह मुंबई आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के विरुद्ध लाठीचार्ज में। तो 38वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि साइमन कमीशन का जब बहिष्कार चल रहा था और उसके विरुद्ध जो है पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया था, तो उसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे, उनकी मृत्यु तक हो गई थी। और उन्होंने ही कहा था कि हमारे पीठ पर पड़ा लाठी का एक एक डंडा जो है वह बरतानवी सरकार के ताबूत में कील साबित होगा, और जो कि सही भी हुआ। उसके बाद जो है भारत आज़ाद भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 39वां नंबर सवाल है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? रंजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, लाला हरदयाल को, या फिर भगत सिंह को? जी 39वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी की जो उपाधि दी गई है वो लाला लाजपत राय को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1928 में नेहरू रिपोर्ट के सदस्य के रूप में शामिल है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे। नेहरू रिपोर्ट पेश कौन किए हैं? तो नेहरू रिपोर्ट जो पेश करने का कार्य किए हैं वो किए हैं मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने जो है इनके साथ 8 सदस्य और भी थे और उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। और ये लोग जो है जब अंग्रेजों ने कहा था कि ये लोग आप अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, तो इन लोगों ने मिलकर के एक रिपोर्ट पेश किया था जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो शामिल सदस्य है वो तेज प्रताप सप्रू हैं, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, ये सारे लोग जो है इसमें शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन से संबंधित थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित कौन है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, जयप्रकाश नारायण है, या आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 41वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जयप्रकाश नारायण जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस केस में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी? सैंडर्स की हत्या के केस में, या फिर केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंकने में, या लाहौर षड्यंत्र केस में, या इनमें से सभी? तो 42वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। हालांकि ये सारे जो है झूठे ये हैं। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंके थे, ये बात सत्य है, लेकिन उन्होंने उससे किसी की जान नहीं गई थी, इसलिए बम फेंके थे ताकि जो है बहरी सरकार को जगाया जाए, अपना अधिकार के लिए लड़ा जाए। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फंसा करके गलत तरीके से और इनको फांसी की सजा दी गई थी। आज के इस पहला प्रैक्टिस सेट में इतना क्वेश्चन किए हैं। अगला सेट आपको बहुत जल्द मिलेगा। आप चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, तथा चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। हम मिलेंगे अपने सेट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है वो किनके द्वारा कराया गया था? चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, या फिर पालों के द्वारा, या राष्ट्रकूटों के द्वारा? तो पहला नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है पहला नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि किसने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी? यह मोहम्मद बिन तुगलक है, इल्तुतमिश है, या फिर फिरोज शाह है, यानी इस दिल्ली सल्तनत के जो ये शासक है इसमें से किन्होंने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करी थी? ये ऑप्शन नंबर दूसरा का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि इक्तादारी प्रथा को शुरू करने का जो ये है श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किस भारतीय
आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। वंदे मातरम जो अभी हमारा राष्ट्रीय गीत है, यह कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था, यानी यह स्वदेशी आंदोलन का बना था, या असहयोग आंदोलन का, या फिर चंपारण सत्याग्रह से, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि जब 1905 में लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा प्रशासनिक दिक्कत बताते हुए पूरे बंगाल प्रांत को 2 हिस्सों में विभाग कर दिया गया था। हालांकि वह किया गया था सांप्रदायिक के आधार पर, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। तो उस वक्त जो है एक आंदोलन छिड़ा था, स्वदेशी आंदोलन, और उसी स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख शीर्ष गीत के रूप में बना था वह वंदे मातरम बना था, जिसके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी, और इसे जो है आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है कि स्वदेशी आंदोलन का गीत बना था वंदे मातरम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। भारतीय अशांति का जनक माना जाता है महात्मा गांधी जी को, या फिर दादा भाई नौरोजी को, या बाल गंगाधर तिलक को, या एओ ह्यूम को। तो जितने भी ऑप्शंस है सभी जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, तो वहाँ से एक राष्ट्रीय आंदोलन का नया दौर शुरू होता है। दादा भाई नौरोजी जो है इनको ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के जो गरम दलीय सदस्यों का समूह है उसमें उसके रूप में जाने जाते हैं। इसी वजह से इन्हें जो है ये भारतीय शांति का जनक कहा था अंग्रेजों ने। एओ ह्यूम जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, यानी चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय शांति के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वह ये बाल गंगाधर तिलक, अंग्रेजों ने इन्हें यह कहा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और इसी युद्ध में जो है भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है, यानी दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल शासन की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात होती है। तो हम सभी जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, अर्थात 5वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध जो है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर विजयी रहा, और उसके पश्चात जो है भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि दीन इलाही नामक एक नया धर्म किसके शासन काल में शुरू हुआ, यानी कौन से मुगल शासक ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत की थी। यह शासक के रूप में जाने जाएंगे जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, या फिर अकबर। तो दीन इलाही जो शुरू करने का जो श्रेय जाता है यह जाता है अकबर को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। हालांकि दीन इलाही अकबर ने स्वयं दीन इलाही शुरू किया, जो स्वयं को जिले इलाही माना, और जो है इस धर्म को अपनाने में जो है सिर्फ एक आदमी का नाम आता है, वह बीरबल का नाम आता है, कि बीरबल ने ही जो है केवल दीन इलाही को अपनाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था। जी, पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है या उस वक्त शासन किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, या फिर लॉर्ड लिटन के, या लॉर्ड रिपन के, या लॉर्ड कैनिंग के। तो 7वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल था, जो इनका शासनकाल 1880 से 84 के बीच है, 84 में इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो इस शासनकाल के बीच में जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। जी, खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है यह 1860, 74, 65 या फिर 1877 ईस्वी में हुआ था। तो 8वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है यह 1874 ईस्वी में हुआ था। जी दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सती प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। ये लॉर्ड बेंटिक है, विलियम बेंटिक है, या फिर लॉर्ड रिपन है, या लॉर्ड डलहौजी है, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर ए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है सती प्रथा का अंत किया गया,
और जो है उसके बाद सती करना जो है वह कानूनन रूप से अपराध माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करने का कार्य किया था, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को जो ये करने का बाधित करने का कार्य है, प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने का काम जो है वह कौन से अंग्रेज अधिकारी ने किया है? जॉन एडम्स हैं, लॉर्ड डलहौजी हैं, या लॉर्ड वेलेस्ली है, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली महोदय जो है ये प्रेस सेंसरशिप लागू करने का काम किया है। लॉर्ड वेलेस्ली को जो है वो सहायक संधि के रूप में भी जाना जाता है कि इन्होंने जो है बहुत सारे राज परिवारों से सहायक संधि करके उसे अपने अधीन किया था, तो इस रूप में भी ये सहायक संधि के जनक के रूप में भी लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो है या महामाया है, महाप्रजापति गौतमी है, या यशोधरा है, या फिर बिंबा है? इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला है वो महाप्रजापति गौतमी है, जो कि गौतम बुद्ध की विमाता है, यानी सौतेली माँ कहिए, उनकी जो है ये मौसी के रूप में भी जानी जाती हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था? बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ और उसके बाद जो है ये स्वदेशी आंदोलन चला, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वह चित्तरंजन दास हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं, या अरुणा आसफ अली हैं, या एस.एन. बनर्जी हैं, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं? तो इस 12वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसका नेतृत्व जो है ये विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? दो स्थिति आती है, उपसौर अपसौर, तो उसमें से उपसौर की जो स्थिति है वह पृथ्वी के जनवरी, मार्च या अप्रैल के महीने में होती है। तो यह उपसौर की जो स्थिति बनती है वह जनवरी महीने में बनती है, अर्थात 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है वो किस वर्ष किया गया है? या 1955 में, 1896 में, या 1897 में, या फिर 1884 ईस्वी में किया गया है? 14वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है वह 1884 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जी, संसार का जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कियालू है, फ्यूजियम है, या कोटोपैक्सी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 15वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि संसार का सबसे जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायू है, और जो कि कहाँ यूएसए में स्थित है। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सीरीज में हम लोग देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, तथा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए और लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस, यानी वह गैस जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो कौन सा है? ऐसे अगर गैस की बात होगी तो वो नाइट्रोजन होगा, जो कि 78% है वायुमंडल में। लेकिन अक्रिय गैस की बात हो रही है कि वह गैस जो कभी हिस्सा नहीं लेता है रिएक्शन में, तो वो गैस है आर्गन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इस ऑप्शंस में जितने भी गैस दिए हैं, चाहे वो हीलियम हो, नियन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनन हो, रेडॉन हो, ये सारे अक्रिय गैस के ही समूह हैं। तो क्रिप्टन, हीलियन, आर्गन, नियन में से जो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में विद्वान गैस है वो आर्गन है। और अगर ये रिएक्शन करने वाले गैसों, क्रियाशील गैसों की बात हो तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 78% है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होता है? जो कम्युनिकेटिव सैटेलाइट्स हैं, यानी आज के ज़माने में जो कम्युनिकेशन हो रहा है
वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी हो रहा है, जिसके वजह से हमें ये जानकारी मिल जाती है। मौसम का पूर्वानुमान सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से लगाना बहुत ही आसान हो गया है। तो इस 17वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि वायुमंडल के जिस स्तर पर संचार उपग्रह स्थिर होता है वो ऑप्शन नंबर सी है कि आयन मंडल में जो है वो संचार उपग्रह सैटेलाइट का जो ये है कम्युनिकेटिव सैटेलाइट जो है वो आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। जी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जा रहा है। यह द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया है, जापान है, अंडमान निकोबार है या फिर फिलीपींस है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 18वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नील नदी कहाँ गिरती है, यानी नील नदी जो जिस जगह पर मिलती है जाकर के समुद्र में, वो लाल सागर में, कैस्पियन सागर में या काला सागर में या फिर भूमध्य सागर में। तो 19वां का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी हर राज्य में जो एक लोक सेवा आयोग है, जैसे बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में लोक सेवा आयोग को किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट नेम बहुत ही फेमस हुआ है, वो बीपीएससी के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसकी जो सदस्यों की नियुक्ति है इसका कौन करता है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। उसी प्रकार जो संघ लोक सेवा आयोग है जिसे हम लोग शॉर्ट नेम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनके सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ कब था। तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और यह कहाँ हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है वह हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 21वां नंबर क्वेश्चन का वह सबसे सही उत्तर है कि दिल्ली में जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और उसी दिन जो है वो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। फिर उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को जो है दिल्ली में ही बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। जी, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित हुआ है? 22वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ है 1778 है, 73 है, 76 है या फिर 1793 ईस्वी है। तो इस 22वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति के रूप में जाने जाएंगे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से कौन सबसे करेक्ट आंसर होगा? तो वैसे तो भारतीय सेना के जो 3 अलग अलग विंग्स हैं, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो तीनों सेनाओं का एक एक प्रमुख होते हैं। थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, और फिर सभी सेनाओं का एक प्रमुख होते हैं जिन्हें जो है सीडीएस के नाम से जानते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है के रूप में जाना जाता है। प्रथम सीडीएस के रूप में जो है ये बिपिन रावत जी थे। उसके बाद जो है इनकी समय जो है ये दुर्घटना होने के कारण दूसरे सीडीएस हुए हैं। और ये लेकिन अगर सर्वोच्च सेनापति की बात किया जाए तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रपति जो है वो सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किनके द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था? वैसे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एकल मतदान संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो है वो निर्वाचन होता है, जो कि अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, यानी कि ये संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो चुनाव हुआ था वह किनके द्वारा हुआ था? तो 24वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि वह संविधान सभा के द्वारा जो है आपका निर्वाचन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है।
तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करने के लिए भाग लेने वाले सदस्य हैं उसमें से राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन राज्य की जो विधान परिषद है, भारत के 6-7 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है, यानी जो राज्य की विधान मंडल के जो ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, जैसे बिहार में भी विधान परिषद है, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें तो वो हिस्सा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। बाकी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो है वो हिस्सा लेते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो 75 है, याद रखेंगे। बिहार में राज्यसभा के 16 सदस्य है, लोकसभा के 40 है, विधानसभा का 243 है, विधान परिषद के 75 हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह बात जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, यानी किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि अनुच्छेद 75 के तहत जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। नेशनल कैपिटल जो ये रीजन है उसके प्रशासक जो होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। राज्यपाल, मुख्य सचिव, उपराज्यपाल या फिर प्रशासक कहा जाता है। तो इस 27वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है तो वहाँ के जो प्रशासक है वो उपराज्यपाल होते हैं और वहाँ हालांकि जो दिल्ली है वो अर्धराज्य के रूप में जाना जाता है। वहाँ जो है विधानमंडल भी है, वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होते हैं जो अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये और प्रशासक के रूप में जो है वहाँ जो ये होते हैं केंद्र राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो वहाँ प्रशासक नियुक्त किया जाता है वो उपराज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं। बाकी जैसे बिहार पूर्ण राज्य है तो यहाँ जो ये होते हैं मुख्यमंत्री और फिर राज्यपाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। संघ सूची के अंदर समाविष्ट विषय पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। वहीं राज्य सूची में जो विषय शामिल होते हैं उस पर दोनों सरकारें उस पर राज्य सरकार कानून बनाती हैं, लेकिन जो विषय समवर्ती सूची में शामिल होता है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों को कानून बनाने का समान अधिकार प्राप्त होता है। टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार की बातें जो है वो वहाँ लागू होती है। जैसे शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन यहाँ जो संघ सूची के विषय हैं 28वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि जनगणना कराने का जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार उसमें अपना अधिकार नहीं रखती है। बिहार में जो 2023 में हुआ है वो जाति आधारित गणना था, न कि जनगणना था। जाति आधारित गणना के आधार पर जो है राज्य सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है, यानी कौन से विषय को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में लाया गया है ताकि उस पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कानून बना सके। तो ये 29वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि वन को जो है वो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है। क्यों? क्योंकि वन जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। तो ऐसे विषयों पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी, केंद्र सरकार भी उसे ग्रांट करेगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ था। यह भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत जो है 30वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो इस 30वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि यह 7वीं अनुसूची के तहत जो है यह बंटवारा हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है यह भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज यानी जो हमारा तिरंगा है इसे संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 31वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती है, नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी मिलती है। वह प्रदेश हमारा कौन सा है, कौन सा प्रदेश है। तो अगर हम लोग बात करें कि भारत के प्रदेश जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है
तो इस पॉइंट पर एक राज्य स्थित है जिसे सिक्किम के नाम से जानते हैं, जिनकी सीमाएं जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस 32वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ने का काम करता है। तो यह तुजू दर्रा के द्वारा जो है भारत का जो ये जुड़ाव है, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो 33वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम जो है वह तुजू दर्रा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य। तो भारत में जो सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है वह कौन है, वह कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी 34वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी की कर्नाटक जो है वो सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। और कर्नाटक को जो है वो रेशम उत्पादन के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा जो है वह केरल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है, थालघाट, शिपकिला दर्रा, पालघाट या भोरघाट दर्रा। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि पालघाट दर्रा जो है यह केरल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करने का अर्थ यह है कि उससे हम लोग यह पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है या कौन सा विलयन क्षारीय है। यह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। 36वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि मूली है, क्योंकि हल्दी से भी पता लगाया जा सकता है कि कौन अम्ल है कौन भस्म है, मेथिल ऑरेंज से पता लगाया जा सकता है, फिनोप्थेलिन से पता लगाया जा सकता है, लिटमस से पता लगाया जा सकता है। ये सारे चीज़ जो हैं यह सूचक के रूप में इस्तेमाल होंगे, लेकिन मूली से किसी प्रकार का पता नहीं लगता है। जब हम लोग हमारे वाइट कपड़ों पर किसी भी प्रकार के खाने की सामान जैसे ये दाल वगैरह हो अगर गिर जाता है तो उसमें हल्दी होता है, फिर जब हम लोग उस पर साबुन लगाते हैं तो वहाँ पर हल्दी जो है अपना रंग परिवर्तन करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि साबुन जो है वह क्षारीय है। तो हल्दी जो है सूचक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो जो विलयन नीला लिटमस को लाल करेगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वह विलयन कौन सा होगा। तो जो विलयन नीला लिटमस को लाल करेगा वह विलयन अम्लीय होगा, और जो अम्लीय विलयन होगा उसका पीएच मान 0 से लेकर के 6.9 तक होगा, क्योंकि 7 जो है यह तो उदासीन होगा, न यह अम्लीय होगा न भस्मीय होगा। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर बनेगा इसमें से वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि वो विलयन का पीएच मान 6 होगा, क्योंकि 7 से अधिक जो भी विलयन होगा वो लाल को नीला करेगा। लाल को नीला कौन करता है, भस्म, और 7 से अधिक पीएच मान किसका होता है, भस्म का। अर्थात 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो यह किस कारण से होते हैं। तो जल में घुल करके जो अम्ल होते हैं ना वो H+ आयन देते हैं, वहीं भस्म जो होता है वो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH- आयन देता है। अर्थात अम्लीय और क्षारीय विलयन जिस कारण विद्युत का सुचालक होता है वो ऑप्शन नंबर सी है कि H+ आयन और OH- दोनों के कारण जो है इस प्रकार की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग होता है, किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रिज्म का इस्तेमाल होता है, यानी स्पेक्ट्रम जो सूर्य की प्रकाश के श्वेत रंग को 7 रंगों में जो तोड़ करके ये बनता है स्पेक्ट्रम, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता ये पड़ती है, तो वह प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विद्युत मोटर का परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है यह किससे किसमें परिवर्तन करता है। तो विद्युत मोटर का काम है कि वह इलेक्ट्रिक से ऊर्जा लेगा, जो भी इलेक्ट्रिक से ऊर्जा लेकर के फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। अर्थात 40वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वह विद्युत ऊर्जा लेता है और फिर उस विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। अगले सवाल की ओर ये इस प्रकार दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह 40 जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यह जो दर्रा है
दर्रा कहते हैं पहाड़ी के बीच, दो पहाड़ों के बीच जो पतला संकरा सा प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ रास्ता है वह दर्रा के नाम से जाना जाता है। यानी अगर दो पहाड़ स्थित है और इन दो पहाड़ों के बीच एक पतला सा रास्ता है आने जाने का, तो ये दर्रा कहलाता है। और जब हम लोग बिहार सरकार के एससीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर नाथुला की शहर नाम से जो है वो एक चैप्टर है, तो नाथुला दर्रा का हम वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नाथुला दर्रा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हम जो प्रश्न तैयार करते हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों का प्रश्न होता है, इसलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप को वीडियो यह पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बोमडीला दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। ये बोमडीला दर्रा इसका जो सही जवाब होगा कि यह जो दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी छोर का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ बोमडीला दर्रा स्थित है, इसी राज्य में जो है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इसी राज्य में स्थित है, तथा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दर्रा है और उसके आगे उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है, जिसमें लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, सुमेलित है। रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, जो कि सुमेलित है। और पालघाट दर्रा जो है यह केरल में है, जो कि दक्षिण भारत की तीन जो प्रमुख दर्रा है, एक पालघाट दर्रा, एक थालघाट दर्रा और एक भोरघाट दर्रा, उसमें से पालघाट दर्रा जो है वो केरल में है, बाकी थालघाट और भोरघाट जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर अभी हम लोग पहले प्रश्न में किए हैं कि नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है अरुणाचल प्रदेश, तो यह गलत सुमेलित है। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न ही पूछा जा रहा है कि जो सुमेलित नहीं है हमें उसे टिक करना है। तो प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हमको प्रश्न को समझ करके उत्तर करना है। नेक्स्ट सवाल है कि खैबर दर्रा जो है यह कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा, तो खैबर, गोमल और बोलन दर्रा, ये सारे दर्रा जो है ये अफ़गानिस्तान में स्थित, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। क्योंकि अधिकांश जो मध्य एशिया से लोग आए वो इन्हीं दर्रों से होकर के भारत में प्रवेश किए थे, खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि खैबर दर्रा जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है यह दक्षिण भारत में चल रही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पर चल रही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। और सरदार पटेल की इसी नदी पर सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सरदार पटेल ही थे जिन्होंने भारत को एकीकृत भारत बनाया। यानी भारत जो छोटे छोटे रियासतों में आज़ादी के समय विभक्त था, तो उसे पूरा एकीकृत भारत बनाने का प्रयास इन्हीं का रहा है। क्वेश्चन छठा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। फिर एक बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो सुमेलित नहीं में उत्तर करना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा जवाहर सागर राजस्थान में सही है। नागार्जुन सागर जो है परियोजना यह आंध्र प्रदेश की है, यह भी सही है। और गांधी सागर नगर मध्य प्रदेश में है, यह भी सही है। शिव समुद्रम जो है यह केरल का नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा छठा नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों को सिंचाई का पानी प्राप्त होता है। तो जो रिहंद बांध परियोजना है इससे मुख्य रूप से यह परियोजना जो स्थित है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित परियोजना है, और इससे जो पानी मिलता है यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को पानी मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस 7वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, यानी किस जलप्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इसका जो सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा दोस्तों वह होगा जोग जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जोग जलप्रपात पर जो है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट सवाल है
कि कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में जो स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है, 9वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह है तुंगभद्रा परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि गंडक परियोजना जो है वह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो गंडक जो है वो बिहार की एक प्रमुख नदी है जो नेपाल से बहते हुए बिहार से होकर के पटना के समीप गंगा में मिलती है। सोन जो जगह है सोनपुर, वह गंडक के किनारे ही बसा हुआ जगह है सोनपुर। यहाँ पर तो ये गंडक परियोजना जो है ये वाल्मीकि नगर के पास स्थित है, यानी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के तरफ, और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है यह। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के जो प्रथम वायसराय हुए हैं, इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के पश्चात जो महारानी विक्टोरिया का पत्र आया और लॉर्ड कैनिंग उस वक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो उस वक्त उसके बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह पर वायसराय यानी कि वहाँ के ये का डायरेक्ट प्रतिनिधि जो है यहाँ शासन करना शुरू किया। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी है और प्रथम वायसराय भी हैं। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। जो मुगल सम्राट हुमायूं जो है यह बाबर का पुत्र हुमायूं है और इन्हीं का पुत्र जो है अकबर हुआ। तो हुमायूं का जो मकबरा स्थित है यह दिल्ली के फिलहाल ये पुरानी दिल्ली के पास जो पुरानी दिल्ली का किला है वहाँ स्थित है, यानी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह दिल्ली में स्थित है जिसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो आनुवांशिकता की इकाई है कि अपने जो माता पिता का गुण बच्चों में जो ट्रांसफ़र होता है उसे आनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। तो इसकी इकाई जो है यह जीन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कि जीन का ट्रांसफ़र जो है वह अपने माता पिता से संतानों में होता है। यह आनुवांशिकता की इकाई जीन है। नेक्स्ट सवाल है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में कौन ले जाते हैं। तो जीवों में जो चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो तो उसके जो आनुवांशिक लक्षण हैं इसको माता पिता से जो बच्चों में ले जाने का काम है यह क्रोमोसोम के द्वारा होता है और ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि ये आनुवांशिक लक्षण जो संतान में ले जाने का कार्य है यह कौन करता है, यह क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। दोस्तों हर एक विषय यानी इतिहास हो, भूगोल हो, साइंस हो, सभी को हम इसमें कवर करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इससे आप बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो वह आप तक पहुँचे। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है और विषाणु यानी वायरस है। तो इनमें से साइनोबैक्टीरिया जो है यह उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है, यानी एक मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो स्वस्थ मानव के शरीर में जो गुणसूत्र की जो संख्या है वह 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री और पुरुष में जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं और लास्ट जो एक जोड़ा गुणसूत्र है वह पुरुष के केस में जो है मेल के केस में एक्स और वाई होता है और फीमेल के केस में जो है वह एक्स होता है। तो यहाँ पर जब एक्स का फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर जो है संतान जो है वह पुत्री के रूप में प्राप्त होगा और एक्स वाई का फर्टिलाइजेशन होगा तो संतान जो है वह पुत्र के रूप में प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार मनुष्य के शरीर में जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र की जो संख्या है वो 23 जोड़ी है। अगर संख्या में पूछा जाए, ये जोड़ी में 23 जोड़ी है, कुल संख्या में 46 है, और 22 जोड़ी दोनों में यानी मेल फीमेल में समान होते हैं। अंतिम जोड़ी जो है वो पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। XX के फर्टिलाइजेशन होने पर ही जो है वह पुत्री की प्राप्ति होगी, और XY का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर उसमें जो है ये पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार यानी साइंस के इस प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि पुत्र और पुत्री के लिए महिला किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि वह छोटा सा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, यानी वह खुद विकास भी कर सकता है और अपना प्रजनन भी खुद करता है। सबसे छोटा जीव के रूप में वह कौन जाना जाता है, तो वह माइकोप्लाज्मा जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी इनमें से जो कोशिकांग हमारे ऑप्शंस में 4 है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, जीव द्रव्य की उपस्थिति है और कोशिका का केंद्रक है। इनमें से कौन जो है पादप को और जंतु कोशिका को अलग अलग करता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य की उपस्थिति और कोशिका केंद्रक, ये तीनों जो है यह पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, यह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। और यह कोशिका जो है मतलब पौधे को रिजिडिटी यानी उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और है जो प्लास्टिड बोलते हैं यानी वर्णक, जो तो ये वर्णक भी जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पौधे में फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी है। 2 प्रकार के उत्तर मुख्य रूप से पौधे में पाए जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है? तो जाइलम का काम है कि जो जड़ में पौधे जो जड़ से पानी को ग्रहण करते हैं उसको पत्ती तक पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा किया जाता है। और पत्ती में जब भोजन तैयार होता है तो फिर उस भोजन को शरीर के में मतलब पौधे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं। तो यानी इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि आहार वाहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है, यानी भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए जो है वह फ्लोएम का कार्य मुख्य रूप से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो हमारे रक्तों का जो समूह है ए बी ओ और बी, तो इसमें जो है ए पॉजिटिव ए निगेटिव, फिर ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, फिर उसी प्रकार से ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो ये जो रक्तों के समूह की खोज है वो लैंड स्टीनर महोदय ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, जिसमें से रक्त ओ जो है यह मतलब ये जो है यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, यानी यह रक्त समूह के लोग जो है यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और जो ए बी है यह यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर है, यानी इसको जो है ये ग्राहकता के रूप में जाना जाता है, यानी ये किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं। इससे भी प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वह उत्तर प्रदेश का है। बिहार इसमें जनगणना के हिसाब से तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की स्थिति पूरे भारत में तीसरा है। और जो है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार जो है वो प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो है वो 1206 लोग रहते हैं। किस जनगणना के अनुसार? तो जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है कि बुध ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार से बुध ग्रह के पास अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बुध ग्रह के पास 0 उपग्रह हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यानी संपूर्ण क्रांति का आह्वान इनमें से किसने किया था? तो यह जो संपूर्ण क्रांति है यह स्वतंत्रता के पश्चात
की यह क्रांति है, यानी जब भारत में 1975 में जो आपातकाल घोषित किया गया था तो उसके पश्चात की यह क्रांति हुई, जिसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण या इन्हें जो है जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाए। अगला सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो राज्यसभा जो है यह संसद का ऊपरी सदन है, यानी अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। यह सदन कभी विघटित नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता जो है वह पूरी होती है और फिर उस पर निर्वाचन होते हैं। और इसके जो सदस्यों की न्यूनतम सीमा है निर्वाचन के लिए वह 30 वर्ष है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और उसके बाद जो है यह इसके सदस्य जो हैं यह मतलब 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहेंगे तब तक वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जाने जाएंगे। फिर जब निर्वाचित होकर नए उपराष्ट्रपति आएंगे तो वह मतलब नए सभापति के रूप में जाने जाएंगे। सवाल है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कहिए या सबसे बड़ी चोटी है। तो गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत, जो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत के रूप में जाना जाता है, अरावली पर्वत का सबसे बड़ी चोटी या ऊंची चोटी के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन हुए हैं। शुंग वंश के जो संस्थापक है वो तो हम सभी याद रखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग हैं, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया है। और इसके जो अंतिम शासक है वो ये तो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक के रूप में देवभूति जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पानी का जो सर्वाधिक घनत्व है वह किस तापमान पर होता है, यानी पानी का सबसे अधिक घनत्व किस तापमान पर होता है, 0 डिग्री, 4 डिग्री या 6 डिग्री। तो याद रखिएगा पानी 0 डिग्री पर बर्फ बनता है, 0 डिग्री पर ही वह तरल यानी द्रव की अवस्था में रहता है। 100 डिग्री तापमान पर वह वाष्पित होने लगता है, यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। कितना पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जो पानी का सर्वाधिक घनत्व है वो केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो भारत या विश्व का सर्वाधिक जो वर्षा मतलब भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह मासिन राम के नाम से जाना जाता है। और मासिन राम जो है वो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर उतरने वाले जो प्रथम व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम हम सभी याद रखते हैं, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और इनके साथ जो दूसरे व्यक्ति गए थे, जो साथ में ही गए थे, वह थे एडविन एल्ड्रिन। याद रखिएगा एडविन एल्ड्रिन जो है वो दूसरे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व क्रिकेट कप विजेता कौन है, यानी विश्व एक दिवसीय क्रिकेट कप की बात हो रही है। तो प्रथम जो विश्व कप विजेता जो टीम है वह टीम है वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अभी जो अंतिम रूप से विश्व जो 2023 में हुआ है, ये प्रत्येक 4 वर्ष पर खेला जाने वाला खेल है, तो ये जो अंतिम 2023 में हुआ है इसका विजेता जो है यह ऑस्ट्रेलिया रहा है और उप विजेता के रूप में अपना भारत रहा है। याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अधिकांश मात्रा में जो है यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक नवीन जलोढ़ यानी नया जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं, और एक जो है पुराना जलोढ़ जिसको बांगर कहते हैं। तो ये मिट्टी जो है 2 प्रकार की पाई जाती है। अगला सवाल है कि डोलोमाइट धातु से हमें मतलब डोलोमाइट धातु में से किस धातु का अयस्क है। तो डोलोमाइट से किस धातु की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सबसे लोहा की प्राप्ति होती है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, डोलोमाइट से जो है हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो शब्द का प्रयोग है वो किस संबंध में किया जाता है।
तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो शब्द है यह रक्तचाप का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो सीधा 80 होना चाहिए। यानी इस प्रकार 120/80 जो है किसी भी सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120/80 है। रक्तचाप मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है और एक सामान्य मनुष्य के लिए 120/80 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो महात्मा गांधी ने जो नेटाल इंडिया कांग्रेस की गठन जो किया है यह इन्होंने कहाँ किया है, तो यह इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कि यह 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसका गठन किया है। नेक्स्ट सवाल है कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। जी 35वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि सिरका में जो मुख्य रूप से रसायन मौजूद होता है वो हम सभी क्या नाम से जानते हैं, एसिटिक अम्ल। कि एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है और हम ऑप्शंस में खोज रहे हैं कि सिरका में एसिटिक एसिड है जो कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इथेनोइक एसिड जो है वो पाया जाता है। और इथेनोइक एसिड का ही नाम जो है वो एसिटिक नाम है। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड एक ही एसिड के नाम है। फॉर्मिक एसिड जो है यह लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है और बैटरी में जो है यह सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों अलग अलग विषयों से एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज हम आपको कंप्लीट कराएंगे ताकि कोई भी प्रकार का जो परीक्षा आवे तो उसमें आपसे यह छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। सवाल है कि नगर निगम के चुने गए मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो अपर हाउस हैं यानी सदन का, जैसे राज्य विधानसभा में जो विधान परिषद होता है वो 6 वर्ष का, राज्यसभा 6 वर्ष का, बाकी भारत में जितने भी प्रकार के चुनाव होते हैं तो वहाँ सभी का कार्यकाल जो है वो लगभग 5 वर्ष का होता है अधिकांश में। तो यहाँ मेयर का भी कार्यकाल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चाहे लोकसभा के संसद का हो, विधानसभा के विधायकों का हो या ग्राम पंचायत के जो मुखिया सरपंच होते हैं उनका हो या फिर शहर में मेयर का हो या वार्ड पार्षद का हो, ये सभी का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 37 है कि जो नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने पर कैसा हो जाएगा। तो जो अम्लीय घोल के संपर्क में जब नीला लिटमस पत्र आएगा तो वह लाल होगा, लाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा और लाल लिटमस पेपर जब नीला होगा तो वह घोल जो है क्षारीय जाना जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ और यह जो प्रसिद्ध था वह मिट्टी के बर्तन के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध था। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है 38 का सी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इसी मौका पर महात्मा गांधी जब भाषण दिए थे तो बहुत फेमस हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि कुकी जो जनजाति है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो कुकी जनजाति का जो संबंध है यह भारत के उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें अभी कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है और साथ ही साथ यह प्रश्न जो है आपको आने वाले परीक्षा में बहुत ये सफलता दिलाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।